हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लैनेट। फ्रेंड्स, ये डेटा इंटरप्रिटेशन का अपना पहला क्लास है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो टॉपिक है, काफ़ी तरह के जो ग्राफ्स होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करते हैं, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चलो अगर सारे नहीं तो भी। तो अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी बात करें, बैंक एग्जाम्स की, एसएससी की, तो सब एग्जाम्स में लगभग 25 से 30% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन से होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 25 से 30% पूछा जा रहा है, मतलब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो और इंटरेस्टिंग तो खैर है ही। तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टाइम सेव करने के लिए, टाइम थोड़ा सा कम लगे एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देख करके, ले करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन में होता क्या है कि अलग अलग तरह के ग्राफ्स होते हैं, या चार्ट्स होते हैं, या टेबल्स होती हैं। मैं आपको बताऊंगी अभी एक एक करके। वो दिए हुए होते हैं, और उनको स्टडी करके, उनको पढ़ करके, उनका अध्ययन करके, जो क्वेश्चन दिए होते हैं साथ में, हर ग्राफ, चार्ट या टेबल के साथ में 3 या 4 या कभी कभी 5 या कभी कभी 6 जैसे क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन। अब किस तरह के चार्ट्स और ग्राफ्स होते हैं, मैंने यहाँ पर पूरे एग्जाम्पल्स दिए हैं। अभी कुल मिलाकर के एग्जाम्पल्स ही दिए हैं मैंने यहाँ पर। और एक एक को हम बाद में अलग अलग तरह से डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक आपने देखा होगा, देख रहे हैं आप, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 90,000 है। ठीक है, और 6 डिफरेंट स्टेट्स में 10वीं क्लास के बच्चों का ब्रेकअप ये है। मतलब PQRSTU, ये 6 स्टेट्स हैं। और 18% जो है वो P में है, 13% Q में है। इसी तरह से R, S, T और U। तो इसको हम कहते हैं कि एक जो भी डेटा है उसका जो ब्रेकअप है, उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दिया है। ठीक है ना। तो ये ग्राफ को स्टडी करके जो हमें नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनको आंसर करना होगा। इसी तरह से ये एक ग्राफ है, और यहाँ पे 90,000 का जो ब्रेकअप है वो यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 90,000, इसका ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब ये कि जो PQRSTU 6 स्टेट्स थे, उसमें हर एक स्टेट में कितने कितने लड़के हैं। ठीक है, वो 90,000 में से वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो है वो पाई डायग्राम है, ये जो है वो बार डायग्राम है। ठीक है, तो इनकी स्टडी करके हमें क्वेश्चंस आंसर करने हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, ये देखिए। ईयर एंड एकेडमिक्स 1994 टू 1999, और 5 डिफरेंट एकेडमिक्स ड्यूरिंग 6 डिफरेंट ईयर्स, नंबर ऑफ ऑफिसर्स पास्ड आउट। तो एयरफोर्स में से हर साल में इतने इतने पास हुए, आर्मी में से इतने पास हुए, नेवी में से इतने पास हुए। तो ये सब जो एक टेबल में दिया हुआ है, इस पर बेस्ड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे। कि जैसे क्या, मतलब हमको कई तरह के एनालिसिस करने होते हैं। जैसे कि नेवी में हर साल कितना परसेंटेज लोग ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं या कम हो रहे हैं, या पिछले साल के मुकाबले इस साल का क्या सिचुएशन है। और इस तरह के काफ़ी सारे जो स्टडीज़ होती है वो इन टेबल्स पे या ग्राफ के जरिए की जाती है। इसी तरह से ये किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का किसी कंपनी का ग्राफ है यहाँ पर, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय कंपनीज XYZ। ठीक है, तो 2001 से 2006 तक किस किस कंपनी ने कितने कितने प्रोडक्ट परचेज किए, ये उसका ग्राफ है। ये एक लाइन ग्राफ है। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या गणित के जो बेसिक सेशन से आप पहले से कर चुके होंगे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी बेसिक गणित अच्छी नहीं होगी तो डेटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, लेकिन खास तौर से ये जो 4 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो 4 यहाँ पे लिखे हैं मैंने टॉपिक्स, वो आपको अच्छे से करना ज़रूरी है। और वो करने ही करने हैं, उसके बिना आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्लास में नहीं आएंगे। कैलकुलेशंस की जो बेसिक सेशन है, जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सिखाया हुआ है, और कैलकुलेशन के ट्रिक्स जो है वो सब बताए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेशन की जो सेशंस हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से करना है। एवरेज टॉपिक आपको अच्छे से करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से करना है। तो ये चारों टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन के पहले क्लास में आओ तो। ठीक है। परसेंटेज के बेसिक क्लास में मैंने आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन इक्विवेलेंट
जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था, अभी वहाँ वापस यहाँ पर इस क्लास में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि जो परसेंटेज है और उसके सामने फ्रैक्शन का क्या मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। जैसे 1 है वो है 100%। ठीक है, आपको सब ध्यान है, फिर भी आप एक बार नोट करते जाइए या फिर सेशन पॉज करके ये सब जो है वो रीड कर लीजिए 2 से 3 बार। तो क्या आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, तो एकदम पता चलना, जैसे हाफ बोला तो 50% आपको एकदम से पता चलना चाहिए। ठीक है ना, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके टिप्स पर होनी चाहिए। हाफ 50%, 1/3 33.33%, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 33%, 1/4 इज 25%, 1/5 इज 20%, 1/6 इज 16, अराउंड 16% या एग्जैक्टली 16.66666%, 1/7 around 14%, 1/8 12.5%, 1/9 11%, 1/10 10%, 1/11 9%। ये सब अप्रॉक्सीमेट है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं रटनी है, आप अप्रॉक्सीमेट खाली आप ध्यान रखो। 1/12 इज अप्रॉक्सीमेटली 8.3%, 1/13 7.6%, 1/14 7%, 1/15 6.66%, 1/16 6.25%, 1/17 6%, 1/18 5.5%, 1/19 5.2%, 1/20 5%। ठीक है, और दूसरा भी अगर आपको कैलकुलेशन चाहिए तो भी निकाल सकते हो। जैसे 1/11 आपको पता है 9% है, तो 2/11 होगा तो क्या होगा, 18% होगा। इसी तरह से 1/13 आपको पता है 7.5% है, तो 2/13 होगा तो लगभग 15% होगा। इसी तरह से 1/18 जो है वो 5.5% है, मतलब 2/18 मतलब कि 1/9, 1/9 जो है वो 11% है। ठीक है, मतलब इधर इधर डबल हुआ तो इधर आधा हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब डिनोमिनेटर डबल हुआ, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 18 हुआ, तो यहाँ डबल, तो यहाँ के मुकाबले यहाँ पर आधा हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 3/11 आपको करना है तो अराउंड 27% होगा। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। अब जो मेथड्स हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे ग्राफ, चार्ट्स या टेबल्स जो होते हैं वो दिए होते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो हमें करने होते हैं। तो अलग अलग तरह से डेटा प्रेजेंट किया जाता है। अब डेटा किस किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने सबसे सिंपल एक ली है डेटा टेबल। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, मे बी आप मान लो किसी भी कंपनी का है जो किसी कार की स्टडी कर रही है कि अगर 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर रही है, 2 घंटे में कितना ट्रैवल कर रही है, इस तरह की हो सकती है। या फिर सपोज ऑन एन एवरेज हम किसी ड्राइवर का कैपेसिटी देख रहे हैं कि वो 1 घंटे में कितना चला पा रहा है, 2 घंटे में कितना चला पा रहा है, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है भाई जीरो, स्टार्टिंग 0 0 है। 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चला, 2 घंटे में 100 किलोमीटर, 3 में 150, 4 में 200, 5 में 250। ठीक है, तो ये जो है वो टाइम और जो डिस्टेंस कितनी कवर हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब इस इंफॉर्मेशन जो टेबल में दी है इसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि चौथे से तीसरे घंटे से पांचवें घंटे में, ठीक है, जैसे 2 घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, तो तीसरे घंटे से पांचवें घंटे मतलब 2 घंटे में 150 से 250, मतलब कि उसने 100 किलोमीटर कवर किए। तो ये एक सवाल हो सकता है, बहुत सिंपल है पर ऐसा सवाल बन सकता है। फिर ऐसा सवाल हो सकता है कि उसकी स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है। अब वो 5 घंटे में 250 किलोमीटर चल रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 250/5। स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 5 घंटे में कितना चल रहा है, 250, और टाइम कितना लग रहा है 5, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर/आवर। ठीक है, इस तरह से और भी काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ तो क्या हो रहा है, जैसे 50 50 50 का डिफरेंस पड़ रहा है, तो इक्वल डिफरेंस है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पहले घंटे ज़्यादा चली, फिर दूसरे घंटे थोड़ा कम, फिर कभी ज़्यादा कभी कम। क्योंकि आप जब घर से निकलते हो, अपने ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल इवनली आप जो है वो डिस्टेंस है वो पार करते चलोगे। कई बार आपको ट्रैफिक मिलता है, तो पहले घंटे में ट्रैफिक, पहले 15 मिनट में ट्रैफिक नहीं मिला तो आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी। दूसरे 15 मिनट में थोड़ा ट्रैफिक मिला तो कम डिस्टेंस हुई, आगे और ज़्यादा ट्रैफिक मिला तो और कम डिस्टेंस कवर करी। फिर पता चला कि अभी ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो वापस आपने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी। ठीक है, तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अगर जैसे आपको पूछा जाए कि भाई घर से स्कूल या ऑफिस आप गए, उसमें आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, तो आप में जो बीच में ट्रैफिक की वजह से टाइम कम ज़्यादा जो भी हुआ उसको कंसिडर नहीं करोगे। आप क्या करोगे, घर से
ऑफिस तक कितनी डिस्टेंस है और आपको वो करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, सो समझो टोटल डिस्टेंस है आपकी 25 किलोमीटर और आपको टाइम लगा मान लिया कि आधा घंटा। ठीक है, तो आधा घंटा आपको ये 25 किलोमीटर, या समझो 1 घंटा आपको लगा, तो आपकी स्पीड कितनी होगी? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आधा घंटा लगा तो 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसके सिवा यहाँ पर मैंने और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको फ्रैक्शन कंपैरिजन भी डिटेल में डिस्कस किया है, सिखाया है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, बेसिक कैलकुलेशंस के सेशंस आपको अटेंड करने हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, आओ उससे पहले। तो फ्रैक्शन कंपैरिजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा इंटरप्रिटेशन में। जैसे यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया है, या फिर आप जो डिफरेंस देखोगे वो मेथड बताया है। जैसे कि 3/4 और 15/17 में क्या बड़ा है, तो ये हुआ 17 इंटू 351। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे। मैं पूरा डिटेल में वापस नहीं बताऊंगी। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो पहले एक बार आप बेसिक कैलकुलेशन वापस अटेंड कर लो। और ये 4 इंटू 15 60 है। तो यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 60, मतलब कि ये जो फिगर है 60 बड़ी है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू 1 से कम है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, इसी तरह से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस बराबर है, जैसे यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो जिसका न्यूमरेटर हायर है वो फ्रैक्शन हायर होगा। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 41/51 जो है वो 31/41 से बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे यह है 17/22, यहाँ पे डिफरेंस है 5, यहाँ डिफरेंस है 10। अब इस 5 के डिफरेंस को आप 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे? 5 इंटू 2 10 होता है, तो 17/22 को आप लिख सकते हो 34/44। ठीक है, अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब देखो 34/44 कहाँ पर आ रहा है? 31/41 और 41/51 के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब कि 41/51 सबसे बड़ा है, उसके बाद में 34/44, और सबसे छोटा जो है वो 31/41। उसके बाद डिजिटल रूट मेथड, वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट कैलकुलेशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और कई बार हमें टेंस डिजिट का भी पता करना होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हैं आप बहुत ईजिली, बहुत फटाफट सॉल्व करोगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 25% से 30% जो वेटेज है वो डेटा इंटरप्रिटेशन का होता है। क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को वहाँ प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे टाइम बहुत लगता है, और टाइम सेव करने का एक ही तरीका है कि जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई है, सारे टॉपिक्स जो मैंने लिख के दिए हैं, और सब मेथड्स जो मैंने पहले से बेसिक क्लासेस में डिस्कस किए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ये फ्रैक्शन कंपैरिजन मेथड पता होना चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन पता होना चाहिए, डिजिटल रूट मेथड टिप्स पर होना चाहिए, यूनिट डिजिट कैलकुलेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। ओके, अभी जैसे हमने डेटा टेबल डिस्कस किया था, मैंने बताया था जैसे कि मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग जो डेटा है वो क्या क्या होते हैं। तो अभी हमने डेटा टेबल डिस्कस किया। अभी यहाँ पर है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट एक सर्कल होता है। अब सर्कल का जो सेंटर एंगल है वो 360 डिग्री होता है, ये आपको मालूम है। ये जो एंगल है वो क्या है? 360 डिग्री। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन है वो परसेंटेज में भी दी होती है और कई बार डिग्रीज में भी दी होती है। अगर डिग्री में दी है तो बहुत सिंपल है, और परसेंटेज में दी है तो आपको डिग्री में कई बार कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे है 12.3%। अब जो 12.3 है वो किस में से है? 100 में से है। ठीक है, तो 360 में से कितना होगा? तो 360 में से कितना होगा? तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो इस तरह के हर जो चीज़, हर जो डेटा है, रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इसका अगर डिग्री आपको कैलकुलेशन चाहिए तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से एक यहाँ पर एक और दिया है, एक सर्कल में कार, बस, साइकिल, टैक्सी, वॉक, इन सब का जो है वो ब्रेकअप दिया है। यहाँ पर परसेंटेज या फिर डिग्री कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन अलग से डेफिनेटली दिया रहता है, बिकॉज आपको मेजर नहीं करना होता और आप मेजर कर भी नहीं सकते हो। जैसे अभी मान लिया कि ये है 90 डिग्री, इसका मतलब पूरे सर्कल का क्या है? 1/4 है, इसका मतलब 25%।
ठीक है, जैसे बस है तो ये 90% से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये जो है वो पाई डायग्राम, तो पाई डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्या है, परसेंटेज में दिया है तो डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और डिग्री में दिया है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जो सेंटर एंगल है वो 360 डिग्री है। फिर ये बार चार्ट्स हैं, तो बार चार्ट्स में अलग अलग कैटेगरी दी होती है, उसमें सीरीज 1 2 3, मान लिया कि जैसे सपोज 2005, 2006, 2007, 2008, ठीक है। ये है कंपनी ए, ये है कंपनी बी, ये है कंपनी सी। तो इनका क्या क्या प्रोडक्शन रहा, या इनका क्या क्या आउटपुट रहा, या इनका क्या क्या कुछ भी किसी भी हिसाब से, या फिर अगर ये कोई भी कॉलेजेस हैं तो उनकी क्या क्या स्टूडेंट्स का इनफ्लो रहा, आउटफ्लो रहा, क्या पास आउट रहा, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बार चार्ट्स। ये जो हैं वो सब बार्स हैं जो अलग अलग सीरीज को रिप्रेजेंट करती हैं। अब जैसे बार ग्राफ होते हैं उसी तरह से 3 डायमेंशनल ग्राफ होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप देख सकते हो। जैसे बार ग्राफ में आपको ये फ्लैट बार्स दिखेंगे, है ना, एकदम फ्लैट है, और ये 2 डायमेंशन में है, और ये देखिए 3 डायमेंशन में है। ये फ्लैट बार्स की जगह पिलर्स जैसे आपको दिखेंगे। बाकी वैसे उनकी जो रीडिंग में या किसी में या प्रेजेंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ 3 डायमेंशनल ग्राफ। फिर होते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में अलग अलग तरह के मतलब जो है 2 या 3 या 4, कई बारी 4 से ज़्यादा सर्कल्स होते हैं। तो एक सर्कल एक किसी भी एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सर्कल दूसरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, समझो एक कॉलेज है। एक कॉलेज में मान लिया कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक गेम खेलते हैं। ये मान लिया ये 3 गेम्स हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो सपोज हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, और समझो फुटबॉल हो गया। अब यहाँ जो लिखे हैं समझो 10 बच्चे ऐसे जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, 5 बच्चे ऐसे जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, 8 बच्चे ऐसे जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और हमें अब ऐसा बताना है कि जो 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं वो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। समझो 4 बच्चे हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। कुछ 7 बच्चे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो ये हमने यहाँ पे बताना है जो इन दोनों के बीच का पोर्शन है, ठीक है। इसी तरह से समझो 3 बच्चे हैं वो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा। अब कुछ मान लिया 2 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी क्रिकेट फुटबॉल सब खेलते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा। सो दिस इज वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये जो है डेटा इंडिविजुअल कैटेगरी, सिर्फ वो उसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सिर्फ हॉकी 10 लोग, सिर्फ क्रिकेट 5 लोग, सिर्फ फुटबॉल 8 लोग। ये जो एरिया है वो इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों का कॉमन एरिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 लोग जो है वो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है वो तीनों सर्कल का कॉमन एरिया है। जैसे यहाँ पर 2 लोग जो है वो हॉकी क्रिकेट फुटबॉल तीनों गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन। फिर ये हुआ लाइन ग्राफ। जैसे यहाँ पर बताया है कि मंडे से लेकर के संडे तक कितना आलू जो है वो कंज्यूम हुआ। हो सकता है कोई वेफर फैक्ट्री हो, वहाँ पे मंडे से लेकर के संडे तक में जो वेफर्स बन रहे हैं उसमें कितना आलू कंज्यूम हो रहा है, उसका ये डेटा दिया हुआ। जैसे मंडे को 15 किलो, ट्यूसडे को 20 किलो, वेडनेसडे को 30 किलो, इस तरह से। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि भाई टोटल एक वीक में कितना किलो आलू कंज्यूम हुआ, या फिर हाईएस्ट आलू कौन से दिन कंज्यूम हुआ, लोएस्ट आलू कौन से दिन कंज्यूम हुआ। इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अलग अलग तरह के जो थे ग्राफ थे जो हमने डिस्कस किए यहाँ पर। और अब इसके बाद में हम जो है क्वेश्चंस पर जाएंगे, ठीक है। एक एक तरह के ग्राफ हम उठाएंगे और उनको स्टडी करेंगे, उन पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो आप करेंगे अगले क्लास में। इस क्लास को सिर्फ आप अच्छे से रिवाइज करो, किस किस तरह के ग्राफ्स होते हैं वो वापस आप देखो, क्या क्या मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी वो एक बार दोबारा देख लो। और हो सके तो बेसिक सेशन अगर आपने पहले ठीक से नहीं पढ़े हैं तो एक बार दोबारा पढ़ लो, ताकि नेक्स्ट क्लास आप अच्छे से एंजॉय करो। ओके, सो बाय बाय।